Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to understand 15 phrasal verbs with their Hindi meanings. So phrasal verbs हम सीखते क्यों हैं? Phrasal verbs का यूज हम अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए यूज करते हैं. कई phrasal verbs टफ होते हैं, कई phrasal verbs बहुत ईजी होते हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं. जब कई वर्ड्स हमें हिंट्स दे देता है कि लाइक हम इनका यूज कहाँ कर सकते हैं, और कई phrasal verbs के बाय मीनिंग हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसे अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बनाने के लिए. तो इस वीडियो के अंदर ना केवल हम 15 फ्रेजल वर्ब्स सीखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसलेशन भी प्रैक्टिस करेंगे. एज यूजुअली यहाँ पर जितने भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसमें सारे वीडियो में आप ट्रांसलेशन भी सीखते हैं. यानी कि इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर, बिफोर दैट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी मेक सेंटेंसेस. हम किस टाइप से सेंटेंसेस बनाते हैं, हमें वो सीखना पहले होता है ना. आफ्टर दैट हम फ्लुएंट स्पीकर बनते हैं. सो अरेंजमेंट इज मस्ट इंपॉर्टेंट कि हम अरेंज कैसे कर रहे हैं सेंटेंसेस का, वो भी इंपॉर्टेंट करता है. सो बाय प्रैक्टिस यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन speak English language. So here are 15 phrasal verbs with their Hindi meanings and examples in both English and Hindi. So beef up. Beef up का मतलब क्या होता है, मैंने हिंदी पर यहाँ पर मेंशन किया. If you want you can write down. So beef up का मतलब होता है मजबूत करना, किसी भी चीज़ को मजबूत करना, अपने बॉन्डिंग को, अपने रिलेशन को, अपने डिसीजन को. सो दैट टाइम पर हम beef up का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आए. कंपनी ने चोरी के बाद सुरक्षा को मजबूत करने का निर्णय लिया. द कंपनी डिसाइडेड टू बीफ अप सिक्योरिटी आफ्टर द ब्रेकिंग, यानी कि चोरी होने के बाद. तो हमने क्या क्या वर्ड यहाँ पर सीख लिया, ब्रेकिंग यानी कि चोरी के बाद, आफ्टर द ब्रेकिंग यानी कि चोरी होने के बाद. सो ये वर्ड हम सिर्फ यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, हम कहीं पर भी किसी भी प्लेस में अगर ऐसा सिचुएशनल सेंटेंसेस है दैट टाइम पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आफ्टर द ब्रेकिंग. सो कंपनी ने चोरी के बाद सुरक्षा मजबूत करने का निर्णय लिया. मजबूत के लिए हमने यहाँ पर यूज कर लिया बीफ अप, और जो कि उन्होंने क्या किया, निर्णय लिया, यानी कि ऑलरेडी उन्होंने निर्णय पास्ट में लिया. सो द कंपनी डिसाइडेड, नॉट डिसाइड. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उसने अपने रिज्यूमे को अधिक योग्यताओं से मजबूत किया. मीन्स समवन जो कि अपने रिज्यूम को बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने बनाया है, मजबूत किया है, जो कि पास्ट सेंस में ये बातें हो रही हैं. तो हम एग्जांपल चेक करेंगे. हमने क्या लिया, ही बीफ्ड अप. ही बीफ्ड अप, नॉट बीफ अप. ही बीफ्ड अप हिज रेज्यूमे विथ मोर क्वालिफिकेशन. उन्होंने अपने क्वालिफिकेशन से क्या किया, अधिक योग्यताओं से. क्वालिफिकेशन मीन्स योग्यताओं की यहाँ पर यूज कर सकते हैं. उन्होंने क्या किया, अपने रिज्यूम को स्ट्रांग बनाया, रिज्यूम को. सो क्वालिफिकेशन इन द सेंस क्यों हम ले यहाँ पर, हम क्यों योग्यता एबिलिटी क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि एक रिज्यूम के अंदर हम अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी जो भी एबिलिटीज होती है वो हम मेंशन करते हैं. सो दैट सेंस में हमने क्वालिफिकेशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज अगर वे चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं तो उन्हें टीम को मजबूत करना होगा. किन्हें मजबूत करना होगा, टीम को मजबूत करना होगा. दे नीड टू बीफ अप द टीम. किसे नीड कर जरूरत है, टीम को. So they need to beef up the team if they want to win the championship. Now next is this fish. Fish throw. Fish throw का मतलब होता है खोजना, जो कि वर्ड हम मार्क करेंगे, या फिर अगर राइट डाउन करना चाहें तो आप कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि एक दो प्रैक्टिस के बाद आप इसके साथ कन्वीनियंट हो जाए. सो फिश थ्रू का मतलब होता है खोजना, समथिंग दैट यू आर फाइंडिंग, और आप ट्राई कर रहे हो किसी चीज को खोजने की. आप लाइक पर्स में, बैग में, गोदरेज में, लाइक कवर में. इफ यू आर समथिंग फाइंडिंग, सो दैट टाइम पर आप ये फिश थ्रू वर्ड का यूज कर सकते हैं एज अ फ्रेजल वर्ब्स, जो कि यहाँ पर हम एग्जांपल चेक करेंगे. उसने अपने बैग में चाबी खोजने के लिए टटोला. सो शी फिश्ड थ्रू हर बैग टू फाइंड हर कीज. वो उसने अपने चाबी को खोजने के लिए क्या किया, उसने अपने चाबी के लिए खोजने के लिए टटोला. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उसने दराज में पेन खोजने के लिए टटोला. सो ही फिश्ड थ्रू द ड्रॉवर फॉर अ पेन. एक पेन के लिए उन्होंने क्या किया, ड्रॉवर में खोजा या टटोला. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उन्होंने अनुबंधन खोजने के लिए दस्तावेजों को टटोला. अनुबंधन दैट समथिंग इज दैट जो कि डॉक्यूमेंट में आर्टिकल है, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जो आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, किसी भी चीज को रिलेट कर सकते हैं. कि आपको अगर कोई आईडी या बर्थ डेट अगर आपको फाइंड करना है किसी भी लाइक पेपर में, सो दैट टाइम पर भी आप यहाँ पर फिश्ड थ्रू का यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कह रहा है, उन्होंने अनुबंधन खोजने के लिए दस्तावेजों को टटोला. सो दे फिश्ड थ्रू द डॉक्यूमेंट्स टू फाइंड द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बॉयल ओवर. बॉयल ओवर का मतलब होता है उबाल जाना, यानी कि क्रोधित हो जाना. बॉयल ओवर दैट समथिंग दैट ब्लास्ट, लाइक अब हद से पार हो गया, बहुत ज्यादा, लाइक कांट टॉलरेट. सो बॉयल ओवर को आप कंसीडर कर सकते हैं छोटी छोटी ट्रिक से, कि दैट उबल जाना, क्रोधित हो जाना. अब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे. जैसे कि बैठक में अंततः तनाव उबल गया और लोग चिल्लाने लगे. So tensions finally boiled over. So tensions is here as a subject, finally boiled over at the meeting and the people started shouting. चिल्लाने लगे. So हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने shouting word भी सीखा.
हमने बॉइल्ड ओवर्स भी सीखा। सो यानी कि हम ट्रांसलेशन जब करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि पर्सपेक्टिव की हम वर्ड एक ही वर्ड सीख रहे हैं, हम उसके अंदर बहुत नई नई चीज़ें भी हम सीख सकते हैं। सो आप इसे अच्छे से वॉच करें। सो बैठक के अंततः तनाव उबाल गया और लोग चिल्लाने लगे। टेंशन फाइनली बॉइल्ड ओवर एट मीटिंग एंड पीपल स्टार्टेड शाउटिंग। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बहस एक लड़ाई में बदल गई। द आर्ग्यूमेंट बॉइल्ड ओवर इनटू अ फाइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उसका गुस्सा उबाल गया और वो चिल्लाने लगी। हर एंगर बॉइल्ड ओवर एंड शी स्टार्टेड येलिंग। नाउ नेक्स्ट इज बॉइल्ड डाउन टू। बॉइल्ड डाउन टू यहाँ पर जो मीनिंग है वो अलग है। बॉइल्ड डाउन टू का मतलब होता है मुख्य कारण होना, किसी चीज का मुख्य कारण होना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे ताकि हमें चीजें और भी समझ में आए। बहस का मुख्य कारण यह है कि क्या हम नए उपकरण का खर्च उठा सकते हैं। सो बहस का मुख्य कारण यह है कि हम नए उपकरण का खर्च उठा सकते हैं। सो द आर्ग्यूमेंट बॉइल्स डाउन टू whether we can afford the new equipment, right? So next example हम चेक करेंगे। यह सब मेहनत पर निर्भर करता है। मुख्य कारण होना किस पर? मेहनत पर निर्भर करता है। मुख्य कारण इज व्हाट? मेहनत। सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हार्ड वर्क। यहाँ पर ये सेंटेंस आप यूजुअली यूज कर सकते हैं। यह सब मेहनत पर निर्भर करता है, यानी कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू हार्ड वर्क। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उसकी सफलता का मुख्य कारण उसकी निष्ठा है। मुख्य कारण। सो हर सक्सेस boils down to his dedication. Now next word is chicken out. Chicken out का मतलब होता है डर कर पीछे हट जाना। chicken out, okay? chicken out डर कर पीछे हट जाना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे। वह उसे बाहर जाने के लिए पूछने वाला था, लेकिन आखिरी मिनट में डर कर पीछे हट गया। He was going to ask her out, but he chickened out at the last minute. Now next example is वह बंजी जंप करने वाली थी, लेकिन डर कर पीछे हट गई। She was going to bungee jump but chickened out, मतलब वो पीछे हट गई। सो वर्ड पर हम ध्यान देंगे कि हम कहाँ पर कैसे यूज करें। उन्होंने आखिरी समय पर सौदे से डरकर पीछे हट गए। उन्होंने आखिरी समय पर सौदे से डरकर पीछे हट गए। सो दे चिकेंड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। डर करके पीछे हट जाना, दैट्स टाइम वी यूज चिकन आउट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डक डाउन। डक डाउन का मतलब होता है झुक जाना। वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ड्स, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ड्स, सो जस्ट फोकस्ड। सो उसने देखे जाने से बचने के लिए दीवार के पीछे छुप गया। सो शी डग्ड डाउन बिहाइंड द वॉल टू अवॉइड बीइंग सीन। उसने देखे जाने से बचने के लिए कहाँ छिप गई? लाइक दीवार के पीछे छिप गई। सो शी डग्ड डाउन बिहाइंड द वॉल टू अवॉइड बीइंग सीन, देखे जाने से बचने के लिए। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज बच्चे गेंद से बचने के लिए झुक गए। द चिल्ड्रन डग्ड डाउन टू अवॉइड द बॉल। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेंस इज वह शिक्षक से छिपने के लिए झुक गया। He ducked down to hide from the teacher. Now next phrasal verb is duck out. Duck out, duck down हमने यूज किया झुक जाने के लिए, एंड वहीं पर duck out का मतलब होता है चुपके से निकल जाना, सिमिलर टू छिप जाना, बट यहाँ पर क्या है? वहां से हट जाना, वो भी हाइड होकर के। एग्जाम्पल चेक करेंगे। वो पार्टी से बिना अलविदा कहे जल्दी चुपके से निकल गया। He ducked out of the party early without saying goodbye. उसने फोन कॉल लेने के लिए बैठक से चुपके से निकल गई। She ducked out of the meeting to take a phone call. Now next example is वह प्रस्तुति समाप्त होने से पहले चुपके से निकल गए। They ducked out before the presentation ended. Presentation ended. Presentation यानी कि बैठक खत्म होने से पहले ही वो लोग निकल गए, प्रस्तुति से पहले। Now next phrasal verb is veg out. Veg out का मतलब होता है आराम करना, कुछ ना करना। आराम करना, कुछ ना करने के लिए हम वेज आउट वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे। एक लंबे सप्ताह के बाद मैं बस सोफे पर आराम करना चाहता था। आफ्टर अ लॉन्ग वीक, यानी कि एक लंबे सप्ताह के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग वीक, मैं बस एक सोफे पर आराम करना चाहता था। आई जस्ट वांटेड टू वेज आउट ऑन द काउच। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उन्होंने पूरे दिन टीवी के सामने आराम किया। दे वेज्ड आउट इन फ्रंट ऑफ द टीवी ऑल डे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज उसे सप्ताहांत में आराम करना पसंद है। शी लाइक्स टू वेज आउट ऑन वीकेंड। सो आप आराम के लिए, आराम वर्ड के लिए, आराम करना, कुछ ना करने के लिए यहाँ पर आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं, वेज आउट का। नाउ नेक्स्ट काम अप। काम अप का मतलब होता है चुप हो जाना। काम अप, राइट, चुप हो जाना। एग्जाम्पल, जब घटना के बारे में पूछा गया तो वह चुप हो गया और एक शब्द नहीं बोला। When asked about the incident, he just calmed up and wouldn't say a word. Now next sentence is जब उसके माता पिता ने उससे सवाल किया तो वह चुप हो गई। So she calmed up when her parents questioned her. Now next example is गवाह अदालत में चुप हो गया। The witness calmed up in court. Now next word, next phrasal verb, chew over. Chew over का मतलब होता है गहनता से विचार करना। Chew over, like बहुत हार्ड वर्क जिस टाइप से साउंड कर रहा है, chew up,
गहनता से विचार करना। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, चलिए निर्णय लेने से पहले फायदे और नुकसान पर गहनता से विचार करें। लेट्स chew over the pros and cons before we make a decision. नेक्स्ट एग्जाम्पल, उन्होंने सारी रात समस्या पर गहनता से विचार करी, मतलब लाइक बहुत बारीकी से किसी चीज पर, किसी मुद्दे पर लाइक सोच विचार करना। सो दैट टाइम पर हम च्यू ओवर का यूज कर सकते हैं। दे च्यूड ओवर प्रॉब्लम ऑल नाइट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले गहनता से विचार करना होगा। वी नीड टू च्यू ओवर दिस प्रपोजल बिफोर एक्सेप्टिंग इट। नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज च्यू आउट। च्यू आउट का मतलब होता है डांटना, वहीं पर हमने क्या वर्ड यूज किया, च्यू ओवर। च्यू ओवर का मतलब होता है किसी मुद्दे पर या किसी डिसीजन पर या किसी भी चीज पर गहनता से विचार, सोच विचार करना, उसकी नेगेटिविटी के लिए, उसकी पॉजिटिविटी के लेकर के उसके बारे में डिसीजन लेने तक के लिए हम उस पर जब विचार करते हैं, दैट टाइम पर हम च्यू ओवर का इस्तेमाल करते हैं। बट वहीं पर च्यू आउट का यूज किया जाता है डांटने के लिए। डांटने के संबंध में हम च्यू आउट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, बॉस ने समय सीमा चुकाने के लिए कर्मचारी को डांटा। द बॉस chewed out the employee for missing the deadline. Now next example is देर से आने के लिए उसकी माँ ने उसे डांटा। She got chewed out by her mom for being late. Now next example is कोच ने खराब प्रदर्शन के लिए टीम को डांटा। The coach chewed out the team for their poor performance. Now next phrasal verb is cut up. Cut up का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना है, किसी भी चीज को लेकर के कड़ी आलोचना के लिए हम कट अप का वर्ड का यूज करते हैं, जो कि फ्रेजल वर्ब है। नाउ एग्जांपल हम चेक करेंगे, समीक्षा ने नई फिल्म की कड़ी आलोचना की, इसे पूरी तरह सफल करार दिया। द रिव्यू कट अप द न्यू मूवी कॉलिंग इट अ कंप्लीट फेलियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, उसके प्रदर्शन के आलोचकों ने कड़ी आलोचना की। ही वॉज कट अप बाय द क्रिटिक्स फॉर हिज परफॉर्मेंस। Now next example is, लेख ने राजनेता के भाषण की कड़ी आलोचना की। The article cut up the politician's speech. Now next is swallow up. Swallow up का मतलब होता है समाहित कर लेना किसी भी चीज को। Now next example हम चेक करेंगे, छोटी कंपनी को बहुराष्ट्रीय निगम ने समाहित कर लिया। The small company was swallowed up by multinational corporation. नेक्स्ट एग्जाम्पल, परियोजना ने हमारे सभी संसाधनों को समाहित कर लिया। द प्रोजेक्ट swallowed up all our resources. Now next is, बाढ़ के पानी ने पूरे गांव को समाहित कर लिया, मतलब लाइक कवर कर लिया, डुबा दिया, लाइक उसे अपने अंडर ले लिया। सो दैट टाइम पर हम इसका यूज करते हैं। द फ्लोड वाटर्स swallowed up entire village. Now next phrasal verb is milk for. मिल्क फॉर का मतलब होता है लाभ लेना, किसी से भी लाभ लेना मिल्क फॉर कहलाता है। सो नॉट while. Milk for isn't common phrasal verb. Milk as a verb can be used to mean exploiting situation. जैसे कि she milked the situation for all it was worth. So उसने स्थिति का पूरा लाभ उठाया। एग्जाम्पल 2, उन्होंने लाभ को जितना संभव हो सके लेने की कोशिश की। They tried to milk the benefits as much as possible. ना एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, थर्ड, उसने कंपनी के संसाधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किया। He milked the company's resources for personal gain. So हम मिल्क वर्ड यूज करेंगे एज ए फायदे के लिए, बट फोर का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते सम ऑफ द प्लेस पर, या सम ऑफ द प्लेस पर फोर की जगह हम एज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर लाइक फोर का यूज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीजन। इस टाइप से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एंड फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। नाउ लास्ट एंड पैन आउट। पैन आउट का मतलब होता है सफल होना। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि हमें समझ में आए, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि चीजें कैसे सफल होती है। We'll have to wait and see how things pan out. उसकी योजनाएं वैसे ही सफल नहीं हुई जैसे उसने उम्मीद की थी। His plans didn't pan out as he expected. अंत में सब कुछ ठीक हो गया। Everything panned out well in the end. So हमें क्या है कि फ्रेजल वर्ब्स हमें सीखने हैं, बट उनसे पहले हमें मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि कई बार जो वर्ड होते हैं एग्जैक्टली फ्रेजल वर्ब में वो वैसा ही नहीं होता है। हम उनका एग्जाम्पल लाइक फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हैं किसी प्लेस को, उसके सेंस को प्रोवाइड करने के लिए कि वो कितना कठिन है, वो कितना लाइक हार्ड है। सो दैट टाइम पर हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं और अपने सेंटेंसेस को इनहांस कर सकते हैं बाय फ्रेजल वर्ब्स। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू।